Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am पवन पाटीदार and I welcome you to my YouTube channel. चलिए सबसे पहली न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है आरबीआई से। उनका कहना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी है वो 6.6% से ग्रो करेगी और उनका ये भी कहना है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो ग्लोबली सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली जीडीपी होगी। अब मुझे पता नहीं, रिसेंटली तो ये फॉल हो रही है और अगर आप एवरेज जीडीपी की बात करें तो 8.8% थी, तो मेरे हिसाब से तो ये फॉल है। बट ये बोल रहे हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो है और इसमें सबसे अच्छा ग्रो कर रही है, तो मानना पड़ेगा। अब इसके की ग्रोथ डेरिवेटिव्स क्या क्या है वो बता देते हैं। सबसे पहले आरबीआई का कहना है कि रूरल कंजम्पशन है ना वो 4.8% से बढ़ेगा। उसका कारण है क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ रही है और गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर स्कीम्स लेके आई है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग 11.1 लाख करोड़ हो जाएगी। वहीं पर इनका कहना है कि सर्विस एक्सपोर्ट है वो 8.2% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट पर होगा। अगर सेक्टर वाइज बात कर ली जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोजेक्टेड ग्रोथ 7.1% बताई जा रही है, सर्विस सेक्टर की 7.4%, वहीं पर एग्रीकल्चर की 4% ग्रोथ बताई जा रही है। और उनका ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज होगा तो भी यही ग्रोथ रहेगी। अब ऐसे क्लेम पास्ट में भी किए जा चुके हैं बट वो खरे नहीं उतरते, तो इस बार देखते हैं कि क्या होता है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। आरबीआई ने बैंक्स को वार्न किया है अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। अनसिक्योर्ड लोन मतलब वो लोन जिसमें कोई कोलेटरल नहीं लिया जाता है। बेसिकली लोग दो टाइप के अनसिक्योर्ड लोन यूज करते ही करते। पहला है क्रेडिट कार्ड वाला, दूसरा है पर्सनल लोन। अब इसको लेकर कुछ सर्वे सामने आए हैं जहां पर मिलेनियल्स जिनकी एज 27 से लेकर 42 तक है उनको मिलेनियल्स बोला गया है। इसमें यह बताया गया कि 35% इंडियन मिलेनियल्स अपना लोन कैरी कर रहे हैं जो सस्टेनेबल ही नहीं है, मतलब उनकी जो इनकम है उससे 50% ज़्यादा का लोन उनके ऊपर है। और इसमें जो मेजोरिटी ऑफ 65% लोन है वो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन से ही आता है। उसके अलावा हो सकता है कि किसी के ऊपर होम लोन हो, गाड़ी का लोन हो और अदर लोन हो। वहीं पर जेन जी जनरेशन जो भी 18 से 26 साल के बीच की है, इनमें से 40% जेन जी के ऊपर लोन है और एवरेज लोन 2.5 लाख का है। और ये लोन आया क्यों? क्योंकि डिजिटल लैंडिंग एप्स हुई उसके थ्रू इन्होंने लोन लिया है और बाय नाउ और पे लेटर की जो स्कीम है उसके थ्रू इन्होंने लोन लिया है, क्योंकि यही है जो 70% ऑफ जेन जी के लोन को कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली मिलेनियल्स का लोन किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि उनके पास पर्सनल फाइनेंस वाला लोन है, क्रेडिट कार्ड वाला, वैसे ही जेन जी के ऊपर बाय नाउ पे लेटर वाला। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। प्राइवेट बैंक 3.2 लाख करोड़ का लोन जो बैड हो चुका है उसको राइट ऑफ करने वाले। अब ये फिगर अच्छे तो नहीं है, मुझे पता नहीं स्टॉक मार्केट इसको देखते हुए कैसा परफॉर्म करने वाला है। ये बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्राइवेट सेक्टर ने 3.2 लाख करोड़ का बैड लोन राइट ऑफ किया है, जो 47% इंक्रीमेंट है उनके प्रीवियस ईयर से। अभी 24-25 का भी डेटा आना बाकी है, वो आता है तो पता चलता है कि इस बार और बैड लोन कितना बढ़ गया है। इसमें 65% जो बैड लोन है वो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के पास है। और जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि मेजर इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में इनका ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और एक कंपनी है रिलायंस का, तो रिलायंस की तो वैल्यू ऑलरेडी गिर गई है। अब पता नहीं इनका क्या होता है और हमारे इंडेक्स का क्या होता है। अब ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये जो बैड लोन आया है ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू आया है और पर्सनल लोन के थ्रू आया है, जो आरबीआई ने पहले ही वार्न कर दिया था। और इसमें मिलेनियल ने ही ज़्यादा लोन लिया है और इसमें जो डिफॉल्ट रेट है वो पहले 2.8% था जो अब बढ़कर 4.5% हो चुका। अब आरबीआई ने इसकी मॉनिटरिंग चालू कर दी और बैंक को बोला है कि अगर आप किसी भी महीने में 10 करोड़ से ज़्यादा का लोन राइट ऑफ करते तो हमें इन्फॉर्म करें। और बैंक को ये भी मैंडेटरी किया है कि आपका जो टोटल लोन आप दे रहे उसकी 95% तो रिकवरी होनी ही चाहिए किसी भी कीमत। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। एनपीएज है वो और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं 2026 तक, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। और ये जो ग्राफ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, 2024 में एनपीए का रेशियो 2.6 था, 2025 में वो 3 होने वाला है और 2026 में वो 5.3 होने वाला है। अब इस ग्रोथ को देखते हुए आप सोच सकते हैं कि कितना बैड लोन आने वाला है और हमारी क्या हालत होने वाली है। अब इस ग्राफ को देखते हुए आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि जो एनपीए का रेशियो 2.6% था वो 5.3% हो जाएगा 2026। अब एक्चुअली क्या है, एमएसएमई सेक्टर है उनके भी लोन पेमेंट नहीं होते टाइम पे, तो वहाँ से भी बर्डन आ रहा है। वहीं पर कुछ रिटेल लोन से वहाँ से भी आ रहा है और वहीं पर इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो पेमेंट करने भी वाला है उसकी भी कमर टूट गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया है तो पैसा वहाँ दे या यहाँ दे। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। आरबीआई 4.73 लाख करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करने वाला है जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 तक। इन बॉन्ड की वैलिडिटी 5 साल और 10 साल की होने वाली है। इन दोनों कैटेगरी ऑफ लोन से 22,000 करोड़
एंड 28,000 करोड़ रुपए मार्केट से रेस किए जाएंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करके पैसा इकट्ठा करती है ये, बट इस बार ये 15% से इंक्रीमेंट हुआ है। आप उधर महंगाई बढ़ा रहे हैं, इधर आपका भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि लोगों का जो जेब है वो कहीं ना कहीं कट रहा है और वो टाइम पर पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहे, फिर आपको मार्केट से रेस करना पड़ रहा है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अभी वो 20 लाख करोड़ हो गया है 2024 फाइनेंशियल ईयर में, और अभी तो 3 महीने और बाकी है। एनपीएस बढ़ रहा है, बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है, वहीं पर म्यूचुअल फंड ग्रो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? लोग बैंक में पैसा रखना सही नहीं समझ रहे, वो लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना सही समझ रहे हैं। अब ये टेबल आप देख लीजिए। टोटल इनफ्लो 2023 में 10 लाख करोड़ था, जो भी 20 लाख करोड़ हो चुका है, जिसमें एसआईपी कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख करोड़ था, जो अभी 3 लाख करोड़ हो चुका है। इक्विटी फंड्स जो पहले 4.2 लाख करोड़ हुआ करता था, अभी 8.5 लाख करोड़ हो चुका है। डेप्ट फंड्स जो पहले 3.1 लाख करोड़ था, अभी 6.2 लाख करोड़ हो चुका है। वहीं पर हाइब्रिड फंड्स 1.2 लाख करोड़ था, जो अभी 2.3 लाख करोड़ हो चुका है। इन सारे सेगमेंट को अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा, जो इक्विटी फंड है ना, वो मोर देन 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पर है। मतलब ज्यादा लोग जो इक्विटी फंड है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। एनपीसीआई ने यूपीआई के लिए एप्स को बोला था कि आप मार्केट शेयर 30% तक की रखेंगे, मतलब किसी भी एप्लीकेशन के पास 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं होगा, ऐसा उन्होंने रूल बनाया था। बट अभी तक कंप्लाई नहीं हुआ है, तो उसको भी 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब ये 31 दिसंबर 2026 तक लागू किया जाएगा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो अभी यूपीआई की ग्रोथ हो रही है उसको हिंडर करे कुछ रूल लगा के। अभी 18.2 लाख करोड़ के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो 11 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो। अब आप करंटली देखेंगे तो फोन पे 46% यूपीआई मार्केट का शेयर रखता है, वहीं पर गूगल पे 36% मार्केट शेयर रखता है। फोन पे में मंथली 8.4 लाख करोड़ के ट्रांजेक्शन होते हैं, और वहीं पर गूगल पे पर 6.5 लाख करोड़ के ट्रांजेक्शन होते हैं। अब देखते हैं कि इनको अपना मार्केट शेयर रिड्यूस करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये कहानी कहाँ तक जाती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। पेटीएम के जो कंप्लायंस हेड है उन्होंने अभी भी रेजिग्नेशन दिया है। जो पेटीएम की जर्नी को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि पहले वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, फिर प्रॉफिट में जैसे तैसे आने की कोशिश कर रही थी, फिर उनके ऊपर आरबीआई ने कुछ रेगुलेशंस लगाए जिनको उन्होंने अभी कंप्लाई किया, और कंप्लाई करते हुए जो कंप्लायंस उनके हेड थे वो अभी रिजाइन दे चुके हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कहानी ऐसी क्यों हो रही है। पेटीएम के जो कंप्लायंस हेड श्रीनिवास यानामंद्रा थे, वो 3 साल से पेटीएम के साथ, और उन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया है, और उनका कहना है कि वो परस्यू करने वाले हैं रेजिग्नेशन के बाद एकेडमिक रिसर्च इन फिनटेक एंड रेगुलेशंस। वहीं पर पेटीएम चालू हो गया है कि उनका रिप्लेसमेंट किसको लेके आया जाए। अब वहीं पर एक तरफ उनके कंप्लायंस हेड रेजिग्नेशन दे रहे हैं और इनका शेयर 15% से ग्रो कर रहा है। अब पता नहीं लोग क्या देख के पैसा डालते, प्रमोटर और बोर्ड मेंबर तो ये लोग देख ही नहीं रहे हैं। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। क्रेड की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो धमाकेदार है इस साल भी। जिनको पता नहीं, क्रेड एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए एक ऐप उन्होंने लॉन्च की थी। जब मुझे भी ज़रूरत थी तब इन्होंने लॉन्च की थी, और मैं आज भी इसको यूज़ करता हूँ। ये एक्चुअली बैंगलोर बेस्ड फिनटेक फर्म है, जिनकी रेवेन्यू 66% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर पिछले साल के कंपैरिजन में। वहीं पर इनके जो ऑपरेशन लॉसेस थे उनको इन्होंने 40% से कम किया है। ये देख सकते हैं इनकी पिछले साल की रेवेन्यू 1487 करोड़ थी, जो अभी बढ़कर 2473 करोड़ हो चुकी। वहीं क्रेडिट कार्ड से जो इनको पार्ट आ रहा है वो 1645 करोड़ आ रहा है इस साल में, जो पिछले साल 980 करोड़ हुआ करता था। वहीं पर जो इनका कॉमर्स का रेवेन्यू है वो 828 करोड़ हो गया है 507 करोड़ से, और इनका जो ऑपरेशनल लॉसेस है वो 609 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल 1024 करोड़ हुआ करता था। और इनके 11 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है जो इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है, और उस आईपीओ के थ्रू रिलायंस 40,000 करोड़ मार्केट से रेस करने वाला है। 35,000 करोड़ बेस आईपीओ की साइज रखी जाएगी, जो मैक्सिमम 40,000 करोड़ तक जा सकती है अगर और सब्सक्राइब हुआ तो, और इसके बाद इसकी वैल्यूएशन $100 बिलियन हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ये लार्जेस्ट आईपीओ होगा 2025 का। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़। सेबी ने जो 500 करोड़ का सेटलमेंट ऑफर किया था जी और जियोंका ने, उसको रिजेक्ट कर दिया है, और उसको तो रिजेक्ट किया ही है, उसके ऊपर एक और इंक्वायरी भी लॉन्च कर दी है। जब सेबी ने इनके फाइनेंशियल्स देखे तो उनको पता चला कि 2018-19 में इन्होंने 2000 करोड़ का फंड डाइवर्ट किया है कहीं पर, और सेबी का कहना है कि 2018 से लेकर 2023 तक इन्होंने करीबन 8,000 करोड़ का फंड डाइवर्स किया है, वो भी 47 एंटिटीज को।
अब सही कहानी क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट में वाईफाई लॉन्च कर दिया है, मतलब आप फ्लाइट में भी वाईफाई यूज़ कर पाएंगे। ये इंडिया की फर्स्ट फ्लाइट होगी जिन्होंने ये चीज़ लॉन्च की है। ये दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु बेस्ड फ्लाइट में पहले पायलट लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 50 Mbps की स्पीड आएगी और आपको स्ट्रीमिंग अलो होगी और आप वीडियो कॉल भी कर पाएंगे। इसके लिए इन्होंने 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और ये जो इंटरनेट आएगा ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू आएगा, क्योंकि वहां पर तो टावर की रेंज पहुंच नहीं पाएगी ना। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। पोस्ट ऑफिस की न्यूज़ है, मैंने कल भी कवर की थी। पोस्ट ऑफिस की न्यूज़ में क्या आ रहा था कि पोस्ट ऑफिस जो गवर्नमेंट ओन्ड है उन्होंने कुछ लॉन्च किया है जिससे वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके। तो यहाँ पर वो एक और स्कीम लेके आए हैं, वो स्कीम कुछ इस प्रकार है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। ईज माई ट्रिप के जो को फाउंडर है उन्होंने स्टेप डाउन किया है। अब मुझे पता नहीं, सब जगह तो स्टेप डाउन हो रहा है, पेटीएम में भी हो रहा है और अभी मैंने 2-3 दिन पहले कुछ और भी न्यूज़ कवर की थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है स्टेप डाउन करना, रेजिग्नेशन देना, ये इतना ज़्यादा क्यों चल रहा है, वो भी इस लेवल पर। क्या आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है, मतलब ऊपर कुछ पकड़ा गया तो उन्होंने बोला कि हम अपना नाम बचाने के लिए इनको पहले निकाल देते हैं। एक्चुअली इनके जो को फाउंडर थे निशांत पिट्टी, वो स्टेप डाउन कर रहे हैं और वो 10 साल से इसी कंपनी में थे और इसी दौरान कंपनी ने 480 करोड़ का रेवेन्यू छुआ और 10 कंट्रीज में एक्सपांशन भी किया। इनकी लीडरशिप में कंपनी ने 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की है और वहीं पर जीरो डेप्ट स्टेटस, मतलब किसी से कोई लोन नहीं लिया। अब ये स्टेप डाउन करेंगे तो कोई और तो इनकी पोजीशन पे आएगा, तो उनकी जगह रिकांत पिट्टी आएंगे। रिकांत पिट्टी को 15 साल ट्रेवल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है और वो अब ईज माई ट्रिप के सीईओ बनेंगे। अदानी ग्रुप एफएमसीजी सेक्टर से पूरा एग्जिट कर रहा है। अदानी ग्रुप विल्मार में 44% स्टेक रखता था। विल्मार एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। आपने फॉर्चून ऑयल देखा था ना, वो उन्हीं का है। उस कंपनी में अदानी जी के 44% स्टेक्स थे, तो वो उन्होंने सेल आउट कर दिए हैं, जिनकी वैल्यू 16,250 करोड़ रुपए थी, मतलब $2.1 बिलियन। अदानी जी का जो पाथ मुझे दिख रहा है उसमें अदानी पावर के लिए उनको पैसे चाहिए थे, वो मार्केट से रेस करने जाते और वहीं पर कुछ न कुछ उनके ऊपर बम फट जाता, मतलब कुछ न कुछ न्यूज़ आ जाती और वो रेस नहीं कर पाते थे और फिर इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो इस बार उन्होंने क्या किया, विलमार्ट के वहाँ से पैसे निकाले हैं और वही पैसा वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी मतलब अदानी पावर के अंदर लगाएंगे और इस डील में से जो 12,000 करोड़ रुपए आएंगे उसको इनके ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव पर लगाएंगे। अब जैसे ही ये न्यूज़ आई, अदानी विलमार के शेयर 6.4% से गिर गए और 401 रुपए पर चले गए। वहीं पर अदानी के शेयर में वॉल्यूम में 300% का सर्ज आया, मतलब इतने लोगों ने वहां पर ट्रेडिंग की। अब किसी ने सेल किया, किसने बाई किया, वो तो देखने वाली बात होगी कि अब प्राइस स्टेबलाइज होकर कहाँ जाता है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। जैसा कि मैंने बताया था कि बैंक में लिक्विडिटी का इशू आ गया है। लोग पैसा रखना पसंद ही नहीं कर रहे यार। बैंक में आप पैसा रखते हैं किस चीज़ के लिए? आप पहले घर पे रखते थे तो क्या दिक्कत होती थी, कोई चोरी कर लेता था। अब बैंक में रखते हैं तो कोई ओटीपी निकाल लेगा, कुछ तो हैक कर लेगा या आपको कुछ बेवकूफ़ बना के ओटीपी निकलवा लेगा, आपका स्क्रीन शेयर करवा लेगा, तो बराबर ही बात हुई ना। फिर हम बैंक में क्यों रखेंगे? मुझे लगता है कि बैंक ने इतने सालों में वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाई, इसलिए लोग पैसा रखना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे। इंडियन बैंक्स में 2.43 ट्रिलियन की लिक्विडिटी डिफिसिट है, जो 2019 के बाद हाईएस्ट है। 2019 का तो समझ में आ रहा था, उस टाइम पे कोरोना है, अभी क्या है? इसी को देखते हुए जो बड़ी बड़ी बैंक लाइक एसबीआई और एचडीएफसी है वो एमएसएफ के थ्रू आरबीआई से पैसा उधार ले रहे हैं। और ये बात इस हद तक बढ़ चुकी थी कि इसके लिए इन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग रखी आरबीआई के साथ, एसबीआई और एचडीएफसी ने मिलकर, जो इंडिया की लार्जेस्ट बैंक्स है। वहीं पर आरबीआई का कहना है कि इस बार जो एडवांस टैक्स पेमेंट आया है वो 1.5 ट्रिलियन हो चुका है मिड दिसंबर तक, और जीएसटी पेमेंट 1.6 ट्रिलियन रुपीस हो चुका है। तो ये पैसा आएगा, ये हम इनको देंगे तो लिक्विडिटी का क्रंच सॉल्व हो जाएगा। इधर टैक्स पे टैक्स लगाओ, जीएसटी होने दो, इनकम टैक्स होने दो और ये पैसा फिर बैंक को दो। लोग तो उसमें पैसा रखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग विद द बैंक। और ओवरऑल देखा जाए तो रुपीस की हालत भी थोड़ी खस्ता ही है। अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है रुपीस। हालांकि आरबीआई ने $8 बिलियन मार्केट में सेल किए ताकि वो रुपीस को स्टेबलाइज कर पाए, बट अभी तो स्टेबलाइज नहीं हुआ है। और जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि अभी नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। यस बैंक के जो 81 बॉन्ड थे उसमें लॉसेस हुआ है। इस बॉन्ड में लोगों को 1800 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, मतलब इतना उनको राइट ऑफ करना पड़े। और इसमें 6000 रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ था। अगर आप में से किसी ने यहाँ पर पैसा लगाया है तो मुझे जरूर बताइए। अब हुआ क्या था कि रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते, कुछ होते जो डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करते, कुछ होते जो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते। ऐसे ही क्या होता है, कुछ बॉन्ड्स और बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाती है म्यूचुअल फंड की ऐप में और बहुत सारी जगह, और आप उसी में इन्वेस्ट करना चालू कर देते। तो ये जो 81 बॉन्ड था ना, ये परपेचुअल बॉन्ड था,
और ये रिस्की बॉन्ड था और इसी में म्यूचुअल फंड कंपनीज द्वारा इसमें इन्वेस्ट करवाया जा रहा था क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा था। 28 फंड हाउसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी अब कि उन्होंने इसको क्यों प्रमोट किया रिटेल इन्वेस्टर्स को। अब मैंने आपको बोला कि परपेचुअल फंड था, इसका मतलब ये होता है कि लोन दो टाइप के होते हैं। एक लोन ऐसा होता है कि आपको फिक्स पीरियड के लिए मिला है और आपको उस फिक्स पीरियड में वो लोन पे ऑफ करना है और उसका इंटरेस्ट देना है। वहीं पर परपेचुअल लोन ऐसा होता है कि उसकी कोई अवधि नहीं होती है कि आपको 5 साल बाद रिटर्न करना है, 10 साल बाद रिटर्न करना है। इसके लिए वो लोग हाई इंटरेस्ट रेट पे करते हैं कस्टमर को। तो इसी को देखकर म्यूचुअल फंड वालों ने उनके कस्टमर्स को वो चीज चिपका दी कि आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब कंपनी का दिवालिया घोषित हो गया, अब ये पैसा रिकवर नहीं हो सकता। अब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ चुकी है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। ओला के तो बुरे दिन खत्म ही नहीं हो रहे। 27 मंथ लो चली गई है उनकी सेल। ओला इलेक्ट्रिकल की सेल 13,500 हुई है जो 45% ड्रॉप है पिछले साल दिसंबर से। वहीं पर बजाज ऑटो की सेल 18,000 हुई है जो 33% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। कहने का मतलब ये है कि मार्केट लीडर जहां पर पहले ओला हुआ करता था वहीं अभी बजाज ऑटो सेल्स इसका मार्केट लीडर हो चुका। पता नहीं ये कहानी कहाँ जा रही। ओला इलेक्ट्रिक का रीजन बताया जा रहा है कि कंपटीशन इंक्रीज हो गया इसलिए इनकी सेल्स गिर गई और इनके सप्लाई चेन में भी कुछ चैलेंजेस है। वहीं पर बजाज ऑटो ने इतना सेल इसलिए किया क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग चेतक डिमांड में है और वहीं पर टीयर 2 सिटीज में वो एक्सपांशन कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। प्रिस्टन केयर्स 100 मिलियन का फंड रेस प्लान कर रहा है। इसमें वो टारगेट कर रहा है कि $100 मिलियन का फंड उठाएगा वो Q1 2025 में, जिसमें गोल्डमैन सैक्स एंड टाइगर ग्लोबल पोटेंशियल न्यू इन्वेस्टर रहेंगे। ये जो $100 मिलियन फंड ये उठा रहा है उसमें 85% प्राइमरी कैपिटल होगी, वो एक्सपांशन के लिए खर्चा करेगा और यहीं पर जो 15% रहेगा वो अर्ली इन्वेस्टर को एग्जिट देने के लिए यूज करेगा। इससे पहले इन्होंने $100 मिलियन का एक फंड उठाया था सीरीज ई राउंड में, जहां पर इनकी वैल्यूएशन $1.4 बिलियन हो चुकी थी दिसंबर 2021 में। ये जो फंड उठाएंगे उसके बाद ये 75 सिटी में एक्सपांड करेंगे और अपनी टेक को भी अपग्रेड करेंगे। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। मैन्युफैक्चरिंग PMI डिक्लाइन हो चुका है दिसंबर में। पहले ये PMI 56.5 था नवंबर में, जो अभी 56.4 पर पहुंच चुका है, जो 12 मंथ लो है। और ऐसा बताया जा रहा है कि कंज्यूमर गुड है उसका स्लो डाउन हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। और ये इसलिए भी आया है क्योंकि कंज्यूमर गुड का प्राइस बढ़ा है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गई है। हालांकि अभी भी ये 50 के ऊपर है तो ऐसा माना जा रहा है कि अच्छा है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। टेलीकॉम सेक्टर में रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। सबने अपने प्राइस बढ़ाए तो रेवेन्यू ग्रोथ तो दिखेगी ना। 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें जियो ने 15.2% की ग्रोथ की है ईयर ऑन ईयर और वहीं पर एयरटेल ने 11.8% की ग्रोथ की है। 67,400 Q2 का रेवेन्यू हुआ है, जहां पर 5G सर्विसेज ने 12,800 करोड़ कंट्रीब्यूट किए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% की ग्रोथ दिखाई दी है और 5G के यूजर्स 125 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 2019 के बाद ये हाईएस्ट ग्रोथ है रेवेन्यू। रिलायंस जियो ने 38.2% ऑफ टोटल रेवेन्यू किया है, वहीं पर जियो ने 35.6% टोटल रेवेन्यू का किया है, जो सारी कंपनी ने मिलकर रेवेन्यू किया है उसका। इस ग्रोथ का रीजन बताया जा रहा है कि जो इन्होंने प्लान्स लेके आए नए 499, 1199, उसकी वजह से हुआ है। कुछ नहीं हुआ, इन्होंने प्लान्स तो इम्पोज ही किए, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया और मैसेज भेज दिया सबको कि आपका प्लान अपग्रेड कर दिया गया। और हम सब लोग जो इंटरनेट में स्क्रॉल कर रहे हैं ना, उसकी वजह से डाटा कंजम्पशन भी बढ़ा है और ये 24% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट है। पर यूजर 15 GB मंथली यूज करता है, वहीं पर 5G यूजर्स 26.7 GB मंथली यूज कर रहा है। और इनका कहना ये है कि इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि हमारा जो रूरल पेनिट्रेशन है वो बढ़ गया है। रूरल में 27% नए सब्सक्राइबर आए हैं। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। GST कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है दिसंबर में। तोड़ेगा ही सही, अभी अभी तो लागू हुआ है और ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर रहे हो तो तोड़ेगा ही सही। दिसंबर में 1.77 लाख करोड़ का GST कलेक्शन आया है, जिसमें 36,000 करोड़ खाली सर्विस सेक्टर से आया है। ये 7.3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और सर्विस सेक्टर में जो GST में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 15.6% है, जिसमें टेलीकॉम कंपनियां सबसे ज्यादा दे रही है। टेलीकॉम कंपनी टोटल GST पेमेंट 8,900 करोड़ दिया है, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 89,000 करोड़ का GST पेमेंट किया है। वहीं पर ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन से 15,600 करोड़ का GST मिला है। और इनका ये कहना है कि अभी डिजिटल कंप्लायंस आए हैं तो 89% नए बिजनेस रजिस्टर्ड हुए हैं डिजिटल कंप्लायंस के थ्रू, जो 82% अप है पिछले साल के कंपैरिजन में। वैसे नहीं कंप्लाई करेंगे तो आप उनके ऊपर नोटिस छोड़ देंगे, तो करना तो ही है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। महाराष्ट्र एक पहली स्टेट होने वाली इंडिया में जहां पर AI को लेके कुछ पॉलिसीज लाई गई है। इस पॉलिसीज के थ्रू
500 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा एआई इनिशिएटिव में फरवरी 2025 तक, मतलब नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ कवर की थी जहां मैंने बताया था कि एनवीडिया और रिलायंस का टाइप हुआ है और एनवीडिया और रिलायंस मिलके जो अपना डेटा सेंटर, जो अपना रिसर्च है वो मुंबई में भी लगाने वाले। हाँ, तो उनको भी इस स्कीम का लाभ तो मिल सकता है। इस इनिशिएटिव के थ्रू 5 एआई सेंटर लगाए जाएंगे मुंबई, पुणे और नागपुर में, और ये आईआईटी बॉम्बे की पार्टनरशिप के साथ लगाए जाएंगे, जिसके थ्रू हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और स्मार्ट सिटीज के लिए एआई बनाई जाएगी। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंडिंग दी जाएगी, जिसमें 5 साल तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। उसमें कुछ एआई पार्क भी बनाए जाएंगे जो 2000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे। इसके थ्रू 50,000 स्पेशलाइज्ड एआई जॉब क्रिएट होगी 2027 तक, और इसके लिए कुछ एआई करिकुलम भी लाए जाएंगे 100 इंजीनियरिंग कॉलेज में, और सब्सिडाइज्ड एआई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे 25,000 प्रोफेशनल्स के लिए। तो एआई तो बढ़ रहा है, देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। ओपन एआई एक ऑप्ट आउट टूल लेके आने वाला था क्रिएटर्स के लिए, कि अगर कुछ चीज जो एआई जनरेट करता है, बेसिकली चैट जीपीटी, और उसके ऊपर अगर क्रिएटर बोल देता है कि ये मेरी चीज है, तो उसको हटा दिया जाएगा, बट उसको अभी डिले कर दिया गया है। तो ये टूल डेवलपमेंट पूरा पॉज कर दिया गया है, और ये बता रहा है कि इसमें कुछ टेक्निकल चैलेंजेस थे, ये नहीं हो सकता था, इसलिए हमने किया है। और अभी हम लोग स्टेक होल्डर से भी इसकी बात करेंगे और उसके बाद आपको अपडेट देंगे। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। एनवीडिया ने रन एआई को एक्वायर कर लिया है $700 मिलियन में। रन एआई की जो वैल्यूएशन थी उससे 6 गुना ज्यादा देकर इन्होंने एक्वायर किया है। रन एआई के 300 एंटरप्राइजेस कस्टमर्स है, इंक्लूडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज। रन एआई बेसिकली करती क्या है, ये सॉफ्टवेयर मैनेज करती है जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो एआई को यूज करके मैनेज किए जाते हैं। अब एनवीडिया ने इसको एक्वायर कर लिया है, तो डेफिनेटली इनके जीपीयू यहाँ पर यूज होंगे और इस कंपनी को और आसमान तक ले जाएंगे। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर, जहां पर एक ब्रेक थ्रू मिला है और क्वांटम टेलीपोर्टेशन पॉसिबल हो पाया है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन होता क्या है, क्वांटम एंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है वो बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 कॉइन है, तो एक कॉइन की जो स्थिति रहती है वही दूसरे कॉइन की स्थिति रहती है। मतलब आपने उसको उछाला, अगर इसमें हेड आया तो दूसरे में भी हेड होगा, और अगर इसमें टेल आया तो दूसरे में भी टेल होगा। इसको क्वांटम एंटेंगलमेंट बोलते हैं, और ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब वो कॉइन यहाँ भी रखा हुआ तो भी वही होगा, और अगर वो दूसरे रूम में या कहीं और भी रखा होगा तो भी सेम होगा। मैंने क्वांटम के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी और मुझे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें लगी भाई यार। क्वांटम बहुत अजीब चीज है यार। ऐसे तो वेस्टर्न फिलोसॉफी इंडियन गॉड्स को मिथोलॉजिकल गॉड्स बोलती है, बट क्वांटम कंप्यूटिंग को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये तो जाके अभी सेम चीज कर रहे हैं और हम यहाँ कर रहे हैं, तो हमको बोल रहे थे कि ये मिथोलॉजी है। रियली यार, आई एम डिस्टर्ब्ड। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई जानना चाहता है ना, अगर वो जानेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैजिक कैसे पॉसिबल होता है, जो हमारा ज्योतिष है वो कैसे पॉसिबल होता है। जिनको पता नहीं उनको एक चीज बता देता हूँ, क्वांटम होता क्या है। जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है, जो अभी तक चला आ रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होती है, एक चीज की एक ही स्टेट होती है। तो जैसे आप किसी कार को देख रहे हैं तो आप कार को बोलेंगे या तो खड़ी हुई है या फिर चल रही है, बट क्वांटम की दुनिया में वो 2 स्टेट में होती है, वो चल भी रही है, वो खड़ी भी हुई। अब ये चीज आपको स्ट्रेंज लगेगी, और इसी को लोग बोलते हैं कि मल्टीवर्स है, मतलब कि एक दुनिया में चल रही है, एक दुनिया में खड़ी हुई है। परंतु ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली क्वांटम एंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल पे काम कर रही है। मतलब एक की जो स्टेट है वही दूसरे की स्टेट है। अब जो हम अपने सीरियल में और बहुत सारी जगह पुराणों में पढ़ते थे कि भगवान यहाँ से विलुप्त होकर दूसरी जगह आ जाते थे, तो वो भी तो टेलीपोर्टेशन ही था। और ये अभी उसी चीज को बोल रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन है। और जब हम हमारे पुराणों में पढ़ के बताते थे, ये बोलते थे कि ये तो मिथोलॉजी है। वैसे मैं जब क्वांटम के बारे में पढ़ रहा था तब मुझे बहुत सारे चीजें पता चली, और मैं बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो गया, और मुझे लगा कि इसमें बहुत सारा स्कोप है। और मैं सोचता हूँ कि इंडियंस ने इसमें पहले से रिसर्च कर रखी थी, क्योंकि हमारे जो भी फिनोमिना है सब वर्क करते हैं। आप उनके ऊपर क्वेश्चन मत उठाइएगा भैया। और इसको समझना उतना भी आसान नहीं है। अगर आप समझने जाएंगे तो आपको बहुत बार तो ये धक्का लगेगा कि ये चीज़ें हो कैसे, क्योंकि अभी तक आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्वांटम फिजिक्स उससे कहीं ज़्यादा एडवांस है। ये ब्रेक थ्रू एक्चुअली नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मिला है। ये टेलीपोर्टेशन 8.2 मिलियन क्यूबिक पर सेकेंड से अचीव किया गया है। पर एक्चुअली क्वांटम में ऐसी कोई थ्योरी होती ही नहीं है। ट्रेडिशनल फिजिक्स ये बताती है कि कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। और अगर मैं एक कॉइन को यहाँ पर फेंक रहा हूँ और एक की जो स्टेट है अगर वही उसकी स्टेट है तो ये समहाउ कनेक्टेड है। बट अगर आप क्वांटम फिजिक्स को देखेंगे तो वो ऐसा बोलता है कि ये नहीं कनेक्टेड हुए, फिर भी सेम चीज़ें हो सकती है। अब जब मैं ये सिक्के वाला कॉन्सेप्ट देख रहा था तो मैंने बोला कि फिर गूगल ने कंप्यूटर कैसे बनाया होगा, क्योंकि जब तक आपने सिक्का उछाला नहीं तब तक आपको पता नहीं था कि इसका आउटकम क्या है, और ये जो आउटकम होगा वही वहाँ पर दूसरी जगह दिखे। तो गूगल ने कैसे फोर्स किया होगा अपने कंप्यूटर को, ये 0 सेट कर 1 सेट कर, क्योंकि ये शुरू से सेट नहीं होता है। जब तक उसको चलाया नहीं तब तक वो सेट नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया है, बंच ऑफ पार्टिकल्स लिए हैं और उनकी पोजीशंस को प्रोबेबिलिटी वाइज डिफाइन किया है, और उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से फिर उन्होंने उसका आउटपुट डिफाइन किया है।
तो क्वांटम कंप्यूटर तो मुझे नहीं लगता कि अभी बनने वाला है, भूल जाओ, मुझे लगता है नेक्स्ट 50 साल में भी नहीं बनने वाला, क्योंकि जब आप इसकी थ्योरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये लोग खाली अभी मार्केटिंग गिमिक के लिए कर रहे हैं सब चीज़ें। ये पहला डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें टेलीपोर्टेशन अचीव किया गया था क्वांटम के थ्रू, और ये जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन अचीव किया गया ये अलोंगसाइड किया गया इंटरनेट डेटा फाइबर के थ्रू। और मुझे लगता है कि ये जो भी अभी ये थ्योरी दे रहे हैं ना, ब्रेक थ्रू अचीव किया, मुझे नहीं लगता ये लोग पूरी तरीके से समझ पाए, क्योंकि ये अभी बोल रहे हैं कि ये इस स्पीड से ट्रेवल करता है, ये इससे स्पीड का कोई मायना ही नहीं है। एग्जैक्टली सेम टाइम पे दो चीज़ें हो रही है, तो स्पीड कहाँ से आई, क्योंकि डिले ही नहीं है कुछ भी, ना मीडियम है। ठीक है, वेस्टर्न वाले तो अपनी फिलोसॉफी लेके आते रहेंगे, देखते हैं ये कहानी कहाँ तक जाती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। एक्स अपना एक्स मनी लॉन्च करने वाला है। एक्स मतलब जो फॉर्मली ट्विटर था वो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये अभी क्यों लॉन्च कर रहा है। व्हाट्सएप ने ऑलरेडी यूपीआई इंटीग्रेट कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप ऑलरेडी आगे निकल चुका है, इनकी आंखें अभी क्यों खुल रही है। इसमें बाकी सब ट्रांजेक्शन तो हो पाएंगे, बट इन्होंने क्रिप्टो करेंसी का भी फीचर दे दिया, मतलब क्रिप्टो करेंसी से भी आप पेमेंट रिसीव कर पाएंगे और भेज पाएंगे। ये थोड़ा एडिशनल है, ऐसा व्हाट्सएप नहीं कर रहा है। अब इनका प्लान है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में सब जगह रोल आउट करेंगे सारी कंट्रीज में, बट क्या ये इंडिया में हो पाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि एक्स का जो इकोसिस्टम है उसमें फिट बैठेगा। अब एक्स का एआई आ चुका है, एक्स का पेमेंट है, एक्स की खुद की सोशल मीडिया ऐप है, एक्स अपना फ़ोन भी निकालने वाला है, एक्स के पास अपनी गाड़ियाँ भी है, एक्स के पास अपना सैटेलाइट भी है। अब इस सबको इंटीग्रेट करो और एप्पल जैसा इकोसिस्टम बनाओ। 160+ कंट्रीज़ में ये लोग एक्सपांड करेंगे। अब देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। अब आ जाता है अगली न्यूज़ पर। एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उन्होंने इस बार रिकॉर्ड तोड़ लॉन्चिंग की है, और उनके जो पुराने रिकॉर्ड थे उन सबको तोड़ दिया है। इस बार उन्होंने 134 लॉन्चेस किए हैं, जिसमें 92 तो स्टारलिंक मिशन ही थे, और 28 कमर्शियल सैटेलाइट्स जो उन्होंने स्पेस में छोड़ी है, और 14 सैटेलाइट इन्होंने नासा की भी छोड़ी है। इससे पिछले साल इन्होंने 98 सैटेलाइट छोड़ी थी, तो इस बार इन्होंने 37% की ग्रोथ अचीव की, और इसमें से 129 सैटेलाइट्स के लिए इन्होंने फाल्कन F9 फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें इनको 96% सक्सेस रेट मिली है, और 124 परफेक्ट लैंडिंग हुई है। अब ये फाल्कन 9 क्या है? फाल्कन 9 एक ऐसी फ्लाइट है जो स्पेस में सैटेलाइट को लेके जाता है, वहां पर लैंडिंग करवाता है और फिर रिटर्न पृथ्वी पर आता है। इनका एवरेज देखें तो ये 2.7 डेज में एक लॉन्चिंग कर रहे थे। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। वो भी एलोन मस्क की आ रही है कि वो एक स्टार बेस बनाने वाले हैं स्पेसएक्स एम्प्लॉय के लिए। अब मुझे पता नहीं इनको क्या करना है, इनको वहां पर सारे स्पेसएक्स के एम्प्लॉय को रखना है, उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनको टेक्नोलॉजी देना है। बट अच्छा है, ऐसा इंडिया में भी होता है, किसी के नाम पे कोई कॉलोनी कट जाती है और उसके नाम पे लोग रहने लग जाते हैं, तो वो भी एक जगह लेंगे, उसको डेवलप करेंगे और उनके एम्प्लॉय रहेंगे। अच्छा प्रोजेक्ट है, एम्प्लॉय भी शायद खुश होंगे। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। कोबाल्ट मेटल्स ने फंडिंग सिक्योर की है। इस बार उन्होंने $537 मिलियन की फंडिंग उठाई है। इसके बाद इनकी वैल्यूएशन $2.96 बिलियन हो चुकी है, जो 3 गुना हो चुकी है इनके प्रीवियस राउंड से। ये कंपनी बिल गेट्स, ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स एंड जेफ बेजोस से बैक्ड है। ये टेरासेंस AI प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, जिसके थ्रू ये जियोलॉजिकल डेटा का एनालिसिस करेंगे, सैटेलाइट इमेजरी का एनालिसिस करेंगे, और हिस्टोरिकल माइनिंग रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करेंगे, और माइनिंग को ढूंढेंगे और उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करके उसको कैसे निकाला जा सकता है वो देखेंगे। मतलब AI खाली डेटा माइनिंग नहीं, मेटल माइनिंग में भी घुस रहा है। अब ये एम कर रहे हैं कि ये कॉपर, कोबाल्ट, लिथियम और इन सब चीज़ों को खोज पाएंगे, उनकी माइनिंग कर पाएंगे। इन्होंने कुछ साइट भी आइडेंटिफाई की है, ज़ाम्बिया, ग्रीनलैंड एंड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में इस चीज़ के लिए। ये इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि हम माइनिंग भी करें और वातावरण को कम से कम प्रदूषित करें। अब देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। तो यही थी आज की न्यूज़। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।